Hello everyone. Today we are going to understand a very beautiful poem on killing a tree. In this poem, the poet had described importance of tree. Okay? So let's start. You must have observed people cutting down trees. आपने जरूर देखा होगा लोगों को पेड़ काटते हुए. But can they kill a tree? लेकिन क्या वो पेड़ को मार सकते हैं, यानी पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर सकते हैं? इज़ इट ईजी टू डू सो? क्या ऐसा करना आसान है? लेट्स रीड द पोम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोइट सेज ऑन किलिंग ए ट्री. ये कविता पढ़ते हैं, पोम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि पोइट क्या कहना चाह रहा है एक पेड़ को मारने में या पेड़ को ख़त्म करने में. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. नॉट अ सिंपल जैब of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing airs of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. What does it mean? It takes much time to kill a tree. एक पेड़ को काटने में यानी पूर्ण रूप से उसे मारने में, ख़त्म करने में बहुत समय लगता है. Not a simple jab of knife will do it. Here knife means any utensils using for cutting the tree. यानी कोई भी औजार, वो कुल्हाड़ी हो सकती है, एक्स या ऐसा कोई भी चीज़ जिससे आप ठोकर मार के काटते हो. ठीक है. तो किसी चाकू या बांका या कुल्हाड़ी की एक धार, जैब मीन्स क्या होता है? अ सडन रफ ब्लो, अचानक तेजी से किसी चीज़ पे मारना. तो उसकी एक धार या एक मार से आप उसको नहीं काट सकते. नाइफ विल डू इट. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. यह पेड़ क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यह धीरे धीरे बड़ा हुआ है. इट हैज़ ग्रोन स्लोली, धीरे धीरे यह बड़ा हुआ. जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे यह भी धीरे धीरे बड़ा हुआ. कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ को कंज्यूम करते हुए, मिट्टी को कंज्यूम करते हुए. अब यहाँ मिट्टी को कंज्यूम करने का क्या मतलब? उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ओके, ये सारी चीज़ें वो अर्थ से लेता है. तो वो ट्री धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करते हुए बड़ा हुआ है. राइजिंग आउट ऑफ इट, और इससे उभरा है, निकला है, राइज किया है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इस धरती की क्रस्ट से फीड किया है उसने. सेम थिंग, द ट्री टेक्स अ ट्री टेक्स वाटर, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. एब्जॉर्बिंग एयर्स ऑफ सनलाइट, सालों तक इसने सूर्य से रोशनी एब्जॉर्ब की है. और क्या? एयर का इस्तेमाल किया, वाटर का इस्तेमाल किया है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड. लेप्रोसी इज अ टाइप ऑफ डिजीज, है ना. एक रोग होता है जिसमें स्किन जो है सफ़ेद हो जाती है, उसको लेप्रस बोलते हैं. तो लेप्रस हाइड, स्प्राउटिंग लीव्स, और इसकी जो डिसकलर्ड बाग है, हियर लेप्रस हाइड मीन्स डिसकलर्ड बाग. उसकी जो खाल होती है, छाल होती है, उसके रंग उड़ जाते हैं, उबड़ खाबड़ हो जाती है, भद्दी हो जाती है. ठीक है, डल हो जाती है, ब्यूटीफुल नहीं होती है, चिकनी नहीं होती है. तो उसकी जो बदसूरत, उबड़ खाबड़, डिसकलर्ड बार्क है, उससे पत्तियां फूटती हैं. ओके, इस स्टैंजो को मैं समराइज करता हूँ. Here writer says that it is not easy to kill a tree because the tree you want to cut, the tree you want to kill has grown up from the earth, absorbing water and minerals, air, sunlight from the environment and the soil as well. And after going through these processes, leaves, branches, sprouts from its bark. ठीक है. तो एक पेड़ को काटना, मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसने सालों तक ज़मीन से, उसकी क्रस्ट से, मिनरल्स, वाटर्स, एनवायरनमेंट से, एयर, सनलाइट ले करके
खुद को फीड किया है, खाया है, यानी अपना भोजन बनाया है, और फिर इसकी जो बदसूरत सी खाल होती है, बदसूरत से इसका जो तना होता है, उससे पत्तियां और तने फूटते हैं। तो बिकॉज यह इतनी मुश्किल से, इतना जूझते हुए इसने अपने को बड़ा किया है, तो इसको मारना भी इतना आसान नहीं है कि तुम एक ही वार में जैब, है ना, सडन ब्लो, ठीक है, एक ही कुल्हाड़ी के वार में तुम इसको मार दो, ऐसा नहीं है। सो हैक एंड चॉप, ओके। हैक मीन्स रफली, जोर जोर से लगातार मारना, और चॉप मीन्स काटना। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन ओन डू इट, इसलिए तुम इसे काटो तो, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है एक ट्री को मारने के लिए। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इसको इतना ही दर्द देने से यह नहीं मरने वाला है। अब देखो, राइटर हियर द पोएट इज यूजिंग सटायर, एक तरफ पोम का मैसेज ये दे रहा है कि तुम्हें एहसास हो कि पेड़ को भी दर्द होता है, कितना मुश्किल से वो बड़ा होता है, इन्वायरमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो ये सब तुम्हें सिखा रहा है, दूसरे तुमको बोल रहा है वो कि इतना आसान नहीं मारना है, इतने दर्द से ये नहीं मरने वाला है, ये मैसेज दे रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? द ब्लीडिंग बार्क विल हील, सॉरी, ब्लीडिंग बार्क यानी आप देखते होगे जब पेड़ काटा जाता है उसके तने से फ्लूइड निकलता है, तो उसको राइटर यहाँ पे ब्लीडिंग कह रहा है। तो उसकी जो छाल है उससे जो खून निकलता है, तो उसकी जो ब्लीडिंग बार्क्स है ना, वो हील कर जाती हैं, सही हो जाती हैं। अगर तुमने एक दो कुल्हाड़ी मार के छोड़ दिया, आधा काट के छोड़ दिया, तो उसके जो घाव है, जो खून निकल रहा है ना, वो सब सही हो जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। और अगर तुमने उसको ऐसे काट के पूरा तना भी गिरा दिया ना, तो उसकी जो जड़ है आसपास ज़मीन में फैली हुई है ना, उस ज़मीन से नई नई ट्विग्स निकलने लगेगी, नई नई जो है उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने लगेगी, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि जब कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि उसकी जड़ें पेड़ के आसपास फैली होती हैं, और उन जड़ों से फिर छोटे छोटे जो है ब्रांचेस, छोटे छोटे ट्विग्स जो है निकलने लगती हैं। मिनिएचर बग्स विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और अगर इन छोटी जो है आकृति की इन छोटी छोटी ट्विग्स को रोका नहीं गया ना, काटा नहीं गया ना, तो फिर से ये बड़ा पेड़ बन जाती हैं। सो आई वुड समराइज दिस स्टैंजा। इसमें क्या कहता है? सिर्फ काटना, हाँ इनको काटो मारो तो, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ इतने ही दर्द से ये मरने वाली नहीं है। इनकी जो ब्लीडिंग बार्क्स है ना, वो फिर से घाव इनका भर जाता, और अगर तुमने इनको काट भी दिया तने से, तो एक तो इनका घाव भर जाएगा, दूसरा इनकी जड़ों से, आसपास की ज़मीनों से नए नए ट्विग्स निकल जाएंगे, और अगर इन ट्विग्स को नहीं रोका गया तो ये फिर से नए पेड़ बन जाएंगे। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप टाइड एंड पुल्ड आउट, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. अब क्या कह रहा राइटर? वो कह रहे नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, इसकी जड़ों को पुल्ड आउट, खींचना होगा, बाहर निकाल देना, उखाड़ देना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकर क्या होता है? आपने जहाज़ देखी होगी, तो जहाज़ में या छोटी छोटी नाव भी देखी होगी, उसमें क्या होता है, ऐसे कांटे होते हैं, मोटे लोहे के कांटे होते हैं। तब जब नाव को रोकना होता है, बोट को रोकना होता है, उसको किनारे पे फेंक देते हैं, वो एंकर जो है ज़मीन में गड़ जाते हैं। तो उससे, या कहीं भी पानी में भी रोकना हुआ, पानी में भी उस एंकर को गिरा देते हैं रस्सी से बांध के, वो जाके ज़मीन में धंस जाता है और नाव वहीं पे खड़ी रहती है, उसको कहते हैं एंकर। तो वैसे ही जो जड़ें हैं ना ट्रीज़ की, ये उस ट्री को एंकर करती हैं, थामे रखती हैं। इट इज़ टू बी रोप्ड, इसको बांधना होगा, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, इसको खींच के उखाड़ फेंकना होगा इसकी जड़ों को, और पुल्ड आउट इंटायरली, या पूरी तरीके से इसको बाहर उखाड़ना होगा।
आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव, जमीन रूपी गुफा में जो ये अपने एंकर डाल के, अपनी जड़ रूपी एंकर डाल करके ये टाइट खड़े रहते हैं ना, उस गुफा से इसको निकालना होगा, इनकी जड़ों को। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज एक्सपोज, और जो पेड़ की मजबूती होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको हमें एक्सपोज करना होगा। द सोर्स, उसकी जो ताकत का सोर्स है, यानी उसकी जड़ों को। वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव, वाइट एंड वेट का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, जब जड़ों को आप उखाड़ते हो ना, तो जड़ों में पानी रहता है, वो थोड़ा गीला रहता है, सफ़ेद कलर की उसमें जड़ें जो अंदर जाती है ना, वो वाइट वाइट कलर की होती, काफ़ी बारीक जड़ें जो होती है ना, जब आप उनको उखाड़ोगे ना, तो वो वाइट और वेट कलर का जो उसका सोर्स है, यानी जड़ें हैं, द मोस्ट सेंसिटिव, यही सबसे सेंसिटिव पार्ट है उनका, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कि ज़मीन में सालों से छुपी हुई हैं। ओके, यानी अब इसको मैं समराइज करता हूँ, स्टेंजा को। कह रहे हैं कि नहीं, इसको इसकी जड़ों को उखाड़ना होगा, ज़मीन से बाहर निकालना होगा। इसके जो ताकत का सोर्स है, जो वाइट और रेड कलर की इसकी जड़ें हैं, जो सालों से ज़मीन के अंदर छुपी हुई है, उसको रस्सी से बांध के, पकड़ के, उखाड़ के ज़मीन से बाहर फेंकना होगा। क्यों? इसको मारने के लिए। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। फिर क्या होगा, जब आप इसकी जड़ों को निकाल दोगे तब क्या होगा, द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, यानी इसका सूखना, यानी जब जड़ें बाहर आ जाएंगी, धीरे धीरे ये सूख जाएंगी, इसका पानी सब मर जाएगा, किसमें, धूप में और हवा में। फिर ये ब्राउन कलर की हो जाएंगी, कड़ी हो जाएंगी, टाइट। भाई जब जड़ें अंदर से निकलती हैं, उसमें पानी होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, तो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो फिर वो ब्राउन कलर की हो जाएंगी, काफ़ी कड़ी हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, धीरे धीरे टूट जाएंगी, और तब ट्री जा कर के मरेगा। सो हियर इन दिस पोम द पोइट वॉन्ट्स टू मेक अस सेंसिटिव टूवर्ड्स ट्रीज। He wants to convince that be sensitive towards trees. As we are humans, we have a sense of pain, we have sense of sympathy, we have a sense of love, affection, we have sense of you can say thirst. Okay, we have sense of appetite. All the sense trees also have, and we must not cut trees unnecessarily. Okay, एक बार जल्दी से हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मेटाफर, लेप्रोसाइड। ठीक है, लेप्रोसाइड कहाँ पे है, ये देखो लेप्रोसाइड। तो हियर लेप्रोसाइड मीन्स कि लेप्रस जनरली इंसान का रोग है। जब हम इंसानों के को ऐसा रोग हो जाता है कि उसकी चमड़ी सफ़ेद हो जाती है, उसको लेप्रोसाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे पेड़ की छालों को लेप्रोसाइड कहा गया है। क्यों? क्योंकि मेटाफर वही होता है जहाँ किसी ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो इंसान की क्वालिटी को पेड़ में जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको मान लिया गया है, तो इसलिए ये मेटाफर है। एंड यस, ब्लीडिंग बाग यानी खून बहना, उसकी चमड़ियों से खून बह रहा। तो ये तो इंसान के अंदर ही होता है जनरली, लेकिन ये पेड़ों, क्योंकि यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है, मैं इस साथ साथ पर्सनिफिकेशन भी बता दूं, ये पूरी की पूरी पोएम जो है पर्सनिफिकेशन में है। तो इसमें किलिंग अ ट्री, पेड़ की हत्या करना, तो ये पेड़ को जो है ह्यूमन माना गया है, इसलिए उसको किल करने की बात होगी। तो किलिंग अ ट्री आपका पर्सनिफिकेशन है। हैज़ ग्रॉन, तो जैसे हियर यू कैन से दिस इज योर पर्सनिफिकेशन।
जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे यहाँ पेड़ के बड़े होने की बात की गई है. दिस इज योर पर्सनिफिकेशन. एंड इन दिस वे लेप्रोसाइड एक इंसान मान करके इसको कहा गया है. सो दैट्स वाई यहाँ पे लेप्रोसाइड आपका मेटाफर हो गया और ब्लीडिंग बार्क भी यहाँ पे आपका मेटाफर हो गया. ठीक है. Yes. Next, we can say alliteration. So you may find alliteration in many lines. Okay, let's start from the beginning. Yes, in first line only, it takes much time to kill. So T here, and T here. So takes time tree. This is your alliteration. Alliteration when a consonant sound repeats in a line. ठीक है, एक ही लाइन में एक से ज़्यादा बार आता है. ठीक है. ब्लीडिंग बाग. ब्लीडिंग yes, this is your bleeding bug. ठीक है. BB. नेक्स्ट विच विल. ठीक है. WW से एक ही लाइन में है. ठीक है. और वाइट वेट. यू कैन से वाइट एंड वेट. This is white and wet. Here you can say alliteration. Okay. So we have discussed three. One is metaphor, second alliteration, third is personification. मैंने already बता दिया है. The has no consuming the earth and yes, also consuming the earth and bleeding bark. This is also your personification. Where is consuming the earth? Yes, bleeding bark. This is your personification. And consuming the earth. This is your personification. Why personification? It is as we human consume our food and grows in the same way. In this stanza, it is demonstrated that trees also consume their foods and grow. Okay. So yes, metaphor, alliteration, repetition. Okay, we can say repetition. Yes, pulled out and pulled out. These words are repeated. So repetition. Enjambment, easily, it is very easy to find enjambment. Here you can say which is unchecked will explain again to former size. Okay. Bugs in both lines you can see enjambment. Next you can say in these lines heel, round. Okay. Next you can say in this line chop. Here hide, absorbing, feeding. These are enjambments. Okay. Enjambments when a sentence continues in two or more lines, there is no punctuation marks, comma or full stop. ठीक है, in the end of the line. ठीक है, after the last word of the line, if there is no punctuation mark, no comma, no full stop, and the sense continues in next line, then it is enjambment. So here also you can see knife will do it. Okay. Here feeding upon its crust, absorbing ears. Okay. Hide, sprouting. So these are your literally devices. So here we complete the chapter. I hope you have understood the chapter very well. That's all for today. Thank you.